अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक प्ले है प्रोमीथियस बाउंड जिसे लिखा था एस्किलस ने। आज के इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम ऑथर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे प्ले का। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड बताऊंगा जिसके बाद आपको अंडरस्टैंड करने में समरी को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी होगी। फिर हम इसका समरी देखेंगे इस प्ले की। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, फिर थीम्स, सिंबल्स एंड मोटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा, जिससे आपके लिए जो है इस प्ले को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑथर का, एस्किलस। जो 5, क्योंकि इनके ना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 456 BC थी, और इनकी जो डेथ है, वफ़ात है, वो 525 इन दोनों सालों में किसी एक साल में हुई थी। एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी तक कहीं पे भी सही तौर पे लिखी नहीं गई। तो एस्किलस जो कि एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन था, उसके अलावा इसे फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। उनके वर्क्स के ज़रिए ही ट्रेजेडी जैसे जॉनरा की बिगनिंग हुई, और ट्रेजेडी को समझने के लिए और इसे एकेडमिक नॉलेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसके प्लेस को इस्तेमाल किया जाता था। और इसी के वर्क से हमें अर्लियर ग्रीक ट्रेजेडी का पता चलता है। बहुत पहले कैरेक्टर सिर्फ कोरस यानी गाने वाले 15 से 50 लोगों का ग्रुप की शक्ल में थिएटर पे परफॉर्म किया करते थे, मगर एस्किलस ने कैरेक्टर और परफॉर्मर की तादाद को एक्सपेंड कर दिया था। एस्किलस ग्रीस के एक सबरबोन सिटी एलोसिस में पैदा हुआ। उसके लिखे गए तकरीबन 70 से 90 के तक जो है, यानी 70 से 90 तक के प्लेज में सिर्फ 7 प्लेज जो हैं वो बहुत फेमस हुए, जिसमें से एक सबसे मशहूर है, वो है प्रोमीथियस बाउंड, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये प्लेज भी उसके एक बेटे जो है वो यूरोपियन उसने लिखा था। आल्दो दूसरे प्लेज की कोटेशंस और लाइंस बहुत फेमस रहीं और सरवाइव कर गईं। पर्शियन वार्स का असर एस्किलस की पर्सनल लाइफ और कैरियर पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। प्रोफेशन के अतबार से वो एक सोल्जर था। उसने एथेंस, ये ग्रीस का इलाका है, उसको डिफेंड करने के लिए पर्शिया के साथ होने वाली जंगों में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में एथेनियंस जीत गए और ग्रीस के तमाम इलाकों में इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया। तो ये उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम उनके फेमस वर्क्स की बात की जाए, क्योंकि उसने प्लेस तो बहुत सारे लिखे थे, लेकिन कुछ प्लेस जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और सरवाइव कर गए, उनको हम आज उनके बारे में थोड़ा सा नाम वगैरह बताता हूँ उनको, और बताऊँगा कि वो प्लेस जो हैं वो कैसे रह गए। तो जो सबसे पहला और फेमस वर्क है वो है द पर्शियन, जिसे 472 BC में लिखा गया। द पर्शियन उसका लिखा गया एक अर्लीस्ट प्ले था, और इसको 472 में थिएटर में परफॉर्म किया गया। ये प्ले एस्किलस ने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड करता है। ये वाला जो प्ले है, यानी पर्शिया फारस के ख़िलाफ़ होने वाली जंग में होने वाले एक्सपीरियंस को इसमें डिपिक्ट किया गया है। क्योंकि ये एक सोल्जर था, तो अपने जो एक्सपीरियंस थे उसको जो है वो प्ले के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करता था। उसके बाद 7 अगेंस्ट थीव्स 467 BC। 7 अगेंस्ट थीव्स एक और फेमस प्ले है जिसे 467 BC में परफॉर्म किया गया। इस प्ले में एक मुख्तलिफ थीम को प्रेजेंट किया गया, यानी ह्यूमन अफेयर में गॉड्स का क्या इंटरफेरेंस होती है। इस प्ले में पॉलिस नाम के कैरेक्टर के तौर पर एस्किलस पहली दफ़ा अपेयर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है वो द सप्लिएंट्स है, 463 BC। इस प्ले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि एक 461 BC में इस्टेब्लिश हुई थी को एट्रीब्यूट किया गया है, और ये प्ले 463 BC में यानी थिएटर में परफॉर्म किया गया। 463 BC मतलब होता है ये एक एग्जैक्ट डेट थी जिस डेट के दौरान जो है ये प्ले जो है वो पब्लिश हुए और परफॉर्म किए गए। उसके बाद प्रोमीथियस बाउंड, इस प्ले की एग्जैक्ट डेट अभी तक अननोन है। इस प्ले में एस्किलस ने एंशिएंट अथॉरिटीज़ को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया है। इस प्रोडक्शन डेट के बारे में कन्फ्यूजन है, तो इसकी एग्जैक्ट डेट तो अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या है, लेकिन ये कहा जाता है कि 480 BC के अराउंड जो है उसको लिखा गया और इसे प्रोड्यूस किया गया। तो ये इसके जो है वो फेमस प्लेस थे, कुछ प्लेस थे, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्ले तो
सर्वाइव ही नहीं कर गए, क्योंकि बहुत पुराने थे, तो तब इतना ज़्यादा जो है वो लिखने का रिवाज नहीं था। कुछ प्लेस जो उसके बाद फेमस हुए उनको फिर लिखा गया और वो सर्वाइव कर गए। तो ये एक ब्रीफ सा जो है वो ऑथर का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम देखते हैं इस प्ले का इंट्रोडक्शन जो है, ये प्रोमीथियस बाउंड जिसको हम डिस्कस करने लगे, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो प्रोमीथियस बाउंड एक एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी प्ले है जो कि 480s के अराउंड इसको लिखा गया और स्टेज पर परफॉर्म किया गया। ये प्ले ओलंपियन गॉड यानी ग्रीक गॉड से पहले पाए जाने वाले गॉड प्रोमीथियस, जैसे गॉड ऑफ फायर भी कहा जाता है, कि मैथोलॉजी के बारे में है। ये एक टाइटन देवता था जिसने जूस यानी एंशियंट ग्रीक गॉड, जिसे गॉड ऑफ स्काई या गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, को उसे फायर लेके, ठीक है, किसको दे दी थी, मैनकाइंड को दे दी थी और ह्यूमन सर्विस की। मगर जूस को ये बात बुरी लगी, जिसके लिए जूस उसको पनिश के तौर पर रॉक के साथ बाउंड कर देता है। इसलिए इस प्ले का नाम जो है वो प्रोमीथियस बाउंड है। तो इसमें तो मैंने बस ब्रीफली आपको बताया कि ये स्टोरी है, ये बैकग्राउंड है। हम देखते हैं इसकी मिथ के बारे में, लाइक क्यों जो है वो जूस इसके साथ ऐसा सलूक करता है और प्रोमीथियस कौन था और उसकी क्या मैथोलॉजी थी, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो प्रोमीथियस बाउंड जिसे लिखा है एस्केलस ने, इसके हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं और हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो एस्केलस ने इस प्ले प्रोमीथियस बाउंड को अपने टाइम के मशहूर ग्रीक मैथोलॉजिकल टेल में से एक फेमस टेल के तौर पर बेस करके लिखा था। इस प्ले को अंडरस्टैंड करने के लिए इन ग्रीक टेल्स को और इनके बैकग्राउंड को, इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत अहम है। सबसे पहले गॉड यूरेनस और उस यूनिवर्स की बर्थ जो है, इस यूनिवर्स की बर्थ के बाद यूरेनस ने गॉडेस गाया, जो कि एक प्लैनेट अर्थ है, उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए। उन बच्चों में 3 जो बच्चे थे वो एक आंख वाले जायंट्स, 3 अदद थे, यानी जो एक आंख वाले थे वो 3 थे, और 50 सरों वाले मॉन्स्टर और 12 गॉड्स जिन्हें टाइटन कहा जाता है। यानी 3 अदद जो थे वो एक आंख वाले जाइंट थे और 3 अदद जो थे वो 50 सरों वाले मॉन्स्टर थे और 12 जो गॉड थे जिन्हें टाइटन कहा जाता है वो शामिल हैं, वो पैदा किए। और ये टाइटन्स अपनी अलग अलग आइडेंटिटी और क्वालिटी रखते थे। यूनिवर्स को ये खौफ था कि उसके पैदा किए गए बच्चे उसे ही नुकसान ना पहुंचा दे, उसे ही ना मार दे। वो वापस उनको गाया में फेंक देता है, जो कि गाया के लिए पेनफुल प्रोसेस था। एक सिकल यानी एक तेज़ धार आला होता है, दरांती जिसे को बोलते हैं, उसको बनाने के बाद वो अपने बच्चों को, कौन, गाया के बारे में बता रहा है, बच्चों को यूनिवर्स से बदला लेने के लिए, उसे मारने के लिए फोर्स करती है। उसका ये चैलेंज उसका सबसे छोटा बेटा कॉर्नर्स कबूल करता है और उसे मारने के बाद बादशाह बन देता है। किसको मारता है? अपने बाप को, यूरेनस को। और उसके बाकी सिबलिंग्स मुख्तलिफ पोजीशंस पर पावरफुल पोजीशन पर कायम होते हैं। फिर ये 12 टाइटन्स अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और प्रोमीथियस उन्हीं में से होता है, उसी नस्ल में से होता है। ये कॉर्नर्स के एक भाई लेप्टस का बेटा होता है। कॉर्नर्स अपनी ही बहन रिया को मलका बनाकर उसके साथ मज़ीद बच्चे पैदा करता है और बाप बनता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चों में से एक उसे तबाह कर देगा, यानी उसको ये मिथ पता चलती है, या उसको कह सकते हैं हम एक मिथ हो गई, प्रडिक्शन हो गई, ठीक है, प्रोफेसी हो गई। उसको ये पता चलता है कि उसका ही बच्चा एक उसको मार देगा। तो फिर वो क्या करता है कि वो उसको, हाँ, जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो उसे स्वेलो कर लेता है, यानी निगल जाता है। इस तरह वो खुद को जीतता हुआ महसूस करता है, विनर महसूस करता है। और इनका जो है छठा बच्चा, ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है और 6 नंबर पे होता है, जूस, जब पैदा होता है तो रिया जो है, यानी माँ उनकी जो है, वो उसे कॉर्नर से प्रोटेक्ट करती है। जूस जब बड़ा होता है तो वो कॉर्नर्स को एक एमेटिक ऐसी दवा या चीज़ जिससे वोमिट आती है देता है। इस तरह वो जूस के बाकी बहन भाई जिनको उसने निगल लिया था उसको बाहर निकाल देता है अपनी वोमिट के ज़रिए। कौन? कॉर्नर्स। और देन जूस और उसके सिबलिंग्स मिलकर कॉर्नर्स और उसके टाइटन्स के खिलाफ जंग करते हैं। इस तरह प्रोमीथियस, जो कि जूस के ताया का बेटा था, वो जूस को सपोर्ट करते हैं और उसकी तरफ से लड़ने का फ़ैसला करते हैं। उनके साथ एक और कज़न ओशिनस भी होता है और ये सब मिलकर कॉर्नर्स और उसकी मदद से वो क्या करते हैं, टाइटन्स को हरा देते हैं और इन्हें मारकर टार्टस नाम के अंडरवर्ल्ड में फेंक देते हैं। उसके बाद जूस
यूनिवर्स का किंग बनता है और उससे अपने अपने छोटे बहन भाइयों को मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशन भी दे देता है। ज़ूस इन सब को लेकर माउंट ओलंपस पर रहने लगता है। इस तरह वो ओलंपियंस के तौर पर मशहूर हो जाते हैं। फिर ज़ूस अपनी ही बहन और क्वीन हीरा से शादी कर लेता है। मीनवाइल प्रोमेथियस ज़मीन पर ह्यूमन मैनकाइंड को यानी इंसानी नस्ल को बनाता है और कुछ का कहना है कि वो ज़मीन से मिट्टी से पैदा हुए हैं। ज़ूस इनको घटिया और इन्फीरियर समझता है, जबकि प्रोमेथियस इनसे मोहब्बत करता है और उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। मैन को वो क्या करता है कि बैल का गोश्त ज़ूस से बचा के देता है। इसके अलावा जो है वो फायर देता है ह्यूमन काइंड को सर्व करने के लिए, क्योंकि जो ज़ूस होता है उसको जो है वो ये चीज़ पसंद नहीं करता कि ह्यूमन काइंड को भी कुछ दिया जाए। ज़ूस को जब इस धोखे का और इस डिसेप्शन के बारे में पता चलता है तो वो इंसानों से वापस आग ले लेता है। इस तरह वो ज़मीन पर रहने वालों से बदला लेता है। मगर प्रोमेथियस दोबारा आग जो है वो चुरा कर या लेकर ज़मीनी लोगों को वापस दे देता है, ताकि वो इसे अपनी तरक्की में एक वेपन के तौर पर यूज़ कर सकें। और फिर ज़ूस अपना गुस्सा निकालने और बदला लेने के लिए प्रोमेथियस को पकड़कर एक चट्टान से बांधने का हुक्म देता है, जहां हर रोज़ एक ईगल आकर उसका लीवर खाती है। मगर प्रोमेथियस एक इमॉर्टल होता है और उसका लीवर दोबारा से बन जाता है। हर सुबह वो चील दोबारा आकर उस पर अटैक करती है। तो ये प्रोसेस जो है वो इस तरह ये मुसलसल टॉर्चर उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। एस्क्लेस ने इस टेल को इस प्ले में प्रेजेंट किया है, इसलिए इस प्ले का नाम प्रोमेथियस बाउंड यानी बाउंड को बांधना, प्रोमेथियस को बाउंड किया गया है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था इस प्ले का कि ये इसकी किस मिथोलॉजी और किस टेल से इसको लिया गया, ये ग्रीक मिथोलॉजी क्या थी और कैसे जो है वो प्रोमेथियस के साथ ये सब किया गया और वो लोग कौन थे। सारा कुछ मैंने इसके बैकग्राउंड के अंदर डिस्कस किया। अब हम अपने प्ले की तरफ बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं अपने प्ले को। तो प्ले की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम करैक्टर लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो करैक्टर है वो प्रोमेथियस है। प्रोमेथियस इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। इसे इंटेलिजेंस ह्यूमन प्रोग्रेस का एक सिंबल समझा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल की जगह रेबिलियसनेस ने ले ली है। स्टार्टिंग में उसने जो है वो कोरस को बताया कि वो ज़ूस से आर्गूमेंट करने वाला है ताकि यूनिवर्स की हार्मनी को सेव किया जा सके, लेकिन बाद में उसने ज़ूस के साथ बगावत की और उसे हरा दिया। लेकिन ज़ूस खुद को रिस्टोर करने के लिए प्रोमेथियस की इंटेलिजेंस की यानी ज़ूस को क्या होता है कि ज़ूस को गुस्सा तो होता है उस पर क्योंकि उसने रिसीव किया है, लेकिन अपनी जो है वो इंटेलिजेंस को अपनी जो है वो पावर को रिस्टोर करने के लिए प्रोमेथियस की इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, किसको, ज़ूस को। फिर प्रोमेथियस ने यह शर्त रखी कि ज़ूस उसके पास खुद मदद मांगने के लिए आएगा। प्रोमेथियस ग्रीक ट्रेजिक हीरोज़ में से एक रेयर एग्जाम्पल है जिसके फॉल्ट्स जैसा कि प्राइड और स्टबबॉर्ननेस की वजह से वो तबाह हो गया। ज़ूस ने आयो और प्रोमेथियस पर बेला वजह गुस्से का इज़हार किया, इसलिए प्रोमेथियस उसके ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्योंकि ये जो प्रोमेथियस था वो बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न था, वो अगर अक्लमंदी से काम लेता तो वो इस तकलीफ़ से आज़ाद भी हो सकता था। तो लेकिन वो क्या था, स्टबबॉर्न था और उसका प्राइड जो था वो उसके डाउनफॉल की वजह बना। तो ये ट्रेजिक करैक्टर आप कह सकते हैं कि ये ट्रेजिक करैक्टर है। प्रोमेथियस ने ये शो किया कि अगर अक्ल और हिम्मत एक साथ काम करें तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है वो ज़ूस का है। ऑल्दो ज़ूस इस प्ले का एक मेजर करैक्टर है, लेकिन वो बजाते खुद इस प्ले में अपेयर नहीं हुआ है। उसकी अपनी ही दुनिया है, उसमें वो रूल करता है और यहाँ सिर्फ वो जहाँ पे वो खुद फ्रीली रह सकता था। चूँकि उसे पीटी और सिंपथी जैसे एलिमेंट की अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए इसको दूसरों के वेलफेयर से भी कोई कंसर्न नहीं था। ज़ूस की पर्सनैलिटी को यहाँ फेयरली स्टूपिड और पावरफुल देवता के तौर पर प्रेजेंट किया गया है और ये ट्रेंड किसी को कोई रिगार्ड नहीं दे पाता। वो इसलिए नहीं कि वो एक इवल गॉड है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर इस तरह के इमोशंस ही मौजूद नहीं थे। हर किसी को सिखाया गया है कि वो न चाहते हुए भी उसे मोहब्बत और उसके दुश्मनों से नफरत करे, और अगर कोई सर्वेंट किसी किस्म की कोई गद्दारी करे तो वो खुद ही अपने आप को ज़ूस गॉड के आगे सरेंडर कर दे। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो हरमन्स का है। ये ज़ूस का एक माइंडलेस सर्वेंट था। हरमस प्रोमेथियस के मुकाबले में अपेयर होता है। अपने मास्टर की तरह हरमस भी पीटी और फ्रेंडशिप जैसी फीलिंग्स नहीं रखता था,
बल्कि उसे सिर्फ फोर्स और जो है वो ऑबिडियंस के यानी ऑबिडियंट था और वो यही चीज़ें वो करता था। इसे लगता था कि वो राइट साइड पर है। वो ओलंपियस से नीचे प्रोमेथियस से ज़ूस की पावर को होने वाले फ्यूचर थ्रेट के बारे में पूछने आया था। ये बहुत एरोगेंट था। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इस प्ले में है वो आयो का है। ये ज़ूस के लव का शिकार होने वाली एक खतून थी जिसे उसके घर से निकाल दिया गया था। इसे कौ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और वो ज़मीन पर भटक रही थी। आयो को प्रोमेथियस के पैरेलल दिखाया गया है। अगर उसने बहुत सफ़र किया है मगर एंड पर उसे आज़ाद भी कर दिया गया था और रिवार्ड भी दिए गए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो ओशिनियड्स का है। ये ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस में मौजूद एक अहम पार्ट है। ओशिनियड्स का काम प्रोटैगनिस्ट के हक़ में एडवोकेट करना होता है। एंड तक ये दो तरह की मॉरल ओरिएंटेशंस को मेंटेन कर रखता है। एक तो ये कि वो हीरो के साथ कांस्टेंट सिंपैथी और फ्रेंडशिप को कायम करने की कोशिश करता है, और दूसरा ये कि वो प्रोमेथियस को कहता है कि सब कुछ ठीक होने तक उसे ज़ूस को पावर के आगे बो डाउन हो जाना चाहिए। यानी वो मुसलसल जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको पुश करता है कि वो ज़ूस के सामने झुक जाए। हाउएवर ओशिनियड्स कुछ न्यू नॉर्म्स मॉरल नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करता है जो कि ज़ूस के अपने लॉ के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ओशिनस का है। ये कोरस का हिस्सा है। ज़ूस का सर्वेंट है। उसका मानना है कि मज़ाहमत के बगैर सिर्फ मास्टर को ओबे करना चाहिए। वो ये भी मानता था कि ज़ूस हार्श मास्टर है, इसलिए प्रोमेथियस के लिए सिंपथी रखता है और उसे हेल्प के लिए ऑफ़र भी करता है। उसका ये बिलीव था कि लड़ाई के बगैर गिव अप कर दें और होने वाली इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हेफेस्टिस का है। ओशिनस की तरह हेफेस्टिस भी एक ओबीडियंट अनविलिंग सर्वेंट था। वो ज़ूस की पावर के आगे झुका हुआ था, मगर साथ ही ये ख्वाहिश भी करता था कि काश ऐसा ना होता। हेफेस्टिस वही करता है जो उसे कहा जाता है, और हेफेस्टिस जो है वो प्रोमेथियस के लिए नरम गोशा यानी सॉफ्ट फीलिंग रखता था कि उसके साथ गलत हुआ है, और वो ज़ूस के जो पनिशमेंट दी थी प्रोमेथियस को उसके भी ख़िलाफ़ था, लेकिन वो अपने मास्टर अपने आका के सामने नहीं जा सकता था, इसलिए वो चुप था। उसके बाद क्रेटस है। ये मुकम्मल तौर पर ज़ूस के तमाम ऑर्डर मानता है। क्रेटस ये सब नहीं समझ सका कि कोई किस तरह ज़ूस के दुश्मनों की नफ़रत कर सकता है। अब एक ये भी बात है कि जो ये क्रेटस है ये उसके सर्वेंट्स में से एक है, लेकिन जो प्ले हमें मिलता है गूगल वगैरह से या हमें पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है तो वो उसको ट्रांसलेट किया गया था गूगल पे, यानी सर्च इंजन पे डिफरेंट फॉर्म की शेप में ना प्ले को रखा गया है जो कि ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो कहीं पे वो पावर सर्वेंट के तौर पर यूज़ किया गया है, कहीं पे उसको क्रेटस के जिस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हैं दोनों ही उसके सर्वेंट हैं, और ये मुकम्मल तौर पर ज़ूस के तमाम ऑर्डर मानता था। क्रेटस ये नहीं समझ सका कि कोई किस तरह ज़ूस के दुश्मनों की नफ़रत कर सकता है। क्रेटस के कैरेक्टर अपने मास्टर के एक ओबीडिएंट सर्वेंट के तौर पर परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। वो ज़ूस की थॉट्स को अपनी थॉट्स समझता था और उसके ऑर्डर्स को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करता था। ओशिनस हेफेस्टिस के अपोजिट क्रेटस में किसी किस्म की कोई पीटी सिम्पथी जैसे एलिमेंट मौजूद नहीं थे, और ना ही फ्रेंडशिप जैसे फीलिंग मौजूद थी। क्रेटस लफ्ज़ का मतलब है फोर्स, जो कि ज़ूस को रिप्रेजेंट करती है, पावर एंड फोर्स जो प्ले में दिखाया गया समटाइम्स। ये करैक्टर ज़ूस के रूल्स के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जो ज़ूस थे उसके एग्जैक्ट जो है वो उसकी एग्जाम्पल थे। उसके बाद बिया है। बिया का नाम का मतलब है वायलेंस, जो कि ज़ूस की पावर की नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिया एक साइलेंट करैक्टर है जो कि क्रेटस की हेल्प करती है जब प्रोमेथियस को रॉक पर लाया जाता है। तो सेम देख लें जैसे बिया है और क्रेटस है, ये करैक्टर दिखाए गए हैं इधर, और समटाइम्स कुछ किसी और प्ले में वही करैक्टर होते हैं लेकिन उनका नाम पावर एंड फोर्स रखा जाता है। तो ये ओवरऑल एक करैक्टर लिस्ट थी इस प्ले की कि कौन से करैक्टर जो हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम समरी को देखते हैं, फिर एनालिसिस की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ये प्ले ग्रीक गॉड्स और गॉडेस के बारे में है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइटन देवता के बारे में बताया गया है। इससे पहले मैं भी ग्रीक गॉड और गॉडेस के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन वो मैंने वीडियो जस्ट ग्रीक गॉड के बारे में बताया था, उनका रोल क्या था। क्योंकि ग्रीक के ये ख्याल किया जाता है कि उनके जो बहुत सारे गॉड थे और गॉडेस थे। इस प्ले के अंदर एस्किलस ने उन गॉड्स को एक और नज़र के साथ, एक और व्यू के साथ प्रेजेंट किया है। तो मे बी जो है वो चीज़ें वही थी, सेम थी,
ठीक है, गॉड वही चीज़ें थी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि उसको मैंने एक ओवरऑल ग्रीक गॉडेस के हवाले से प्रेजेंट किया उस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो है वो प्रमीथियस के जो एस्केलस ने जिस तरह प्रमीथियस को लिखा, प्रमीथियस भगवान को लिखा और जिस तरह प्रेजेंट किया उसको प्रेजेंट किया हो, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू वीडियोज़। अगर अब इस समरी की बात की जाए तो इस ट्रेजिक प्ले की बिगिनिंग जो दो सर्वेंट्स हैं, बिया और क्रेटस, यानी कि पावर एंड फोर्स, वो उनसे होती है, जो कि ज़्यूस के ओबीडियंट्स और विलिंगलेस सर्वेंट हैं। ये दोनों मिलकर जो है वो प्रोमेथियस यानी टाइटन गॉड को क्या कहते हैं, कैशियस की रॉक माउंटेन पर लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ हेफेस्टियस जो है वो ज़्यूस का सर्वेंट मौजूद होता है, जिसका काम प्रोमेथियस को रॉक के साथ चेन की मदद से बांधना था। अब जो क्रेटस है इस दौरान ये स्टेटमेंट देता है कि ह्यूमन बीइंग को फायर देने की ये पनिशमेंट है। अब क्रेटस कौन है? वहाँ पे पावर है। और प्रोमेथियस को लाजमी तौर पर ज़्यूस यानी ग्रीक गॉड के रूल्स को सीखना होगा, जबकि हेफेस्टियस प्रोमेथियस के लिए हमदर्दी शो करता है। और पावर इस पर हेफेस्टियस को कहता है कि ज़्यूस के दुश्मनों के साथ पीटी ना सिर्फ यूजलेस है बल्कि डेंजरस भी हो सकती है। हेफेस्टियस वहाँ से अपना काम मुकम्मल करता है, यानी प्रोमेथियस को रॉक के साथ बांधता है और उनको ये बताता है कि मुझे पता है मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो क्रेटस यानी पावर और बिया यानी कि फोर्स को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। प्रोमेथियस इस दौरान नेचर को पुकारता है ताकि वो गवाही दे सकें कि किस तरह खुदा ही खुदाओं पर जुल्म कर रहे हैं। स्पेशली ज़्यूस तरह के गॉड, उसने मेंशन किया कि उसके पास प्रोफेसी यानी पेशेंट गो यानी प्रेडिक्शन का गिफ्ट है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसे इसी तरह अपने सफरिंग के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो है अपनी फेट से नहीं लड़ सकता। इस दौरान उसे विंग्स की आवाज़ आती है और उसे पता चलता है कि ओशिनस की बेटी ओशिनेट्स एक विंग्ड चैरियट पर बैठकर, यानी ये उड़ने वाला कोई परिंदा था, उस पर बैठकर आई है। ये कोरस का एक ग्रुप है। ये ग्रुप प्रोमेथियस से पीटी का इजहार करते हैं। ये उसे बताते हैं कि ज़्यूस के अपने ही रूलर जो हैं वो उसके अपने ही कोई रूल्स हैं। और प्रोमेथियस ये प्रेडिक्शन करता है कि एट द एंड ज़्यूस की पावर को ख़तरा हो सकता है और वो बहुत जल्द ही वैनिश्ड होने वाला है। ओशनर्स उससे पूछते हैं कि किस क्राइम के लिए उसे ये पनिशमेंट मिल रही है, तो प्रोमेथियस ज़्यूस और टाइटन के दरमियान होने वाले फाइट्स को बयान करता है। उसने ये जंग जीतने में टाइटन की मदद की थी, लेकिन उन्होंने उसकी हेल्प लेने से इनकार करके फोर्स को यूज़ करने के बारे में सोचा। और प्रोमेथियस ने दूसरे टाइटन की तरह ज़्यूस को भी हेल्प की ऑफ़र की, मगर ये अपने दोस्तों को जो है वो डिस्ट्रस्ट करता था और उसने भी प्रोमेथियस को मदद लेने से इनकार कर दिया। मज़ीद पूछने पर उसने बताया कि ज़्यूस इस ह्यूमैनिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर प्रोमेथियस उसके आगे डर कर खड़ा हो गया और उसने ह्यूमैनिटी के लिए यानी इंसानियत को ब्लाइंड होप दी और साथ ही फायर का गिफ्ट दिया। उसने कोरस से कहा कि वो वापस अर्थ पर जाएं और ताकि वो इन तमाम जो है वो तमाम लोगों को वो स्टोरी बता सके। ओशनस इस विंग्ड बीस्ट पर वापस उड़कर चले जाते हैं और प्रोमेथियस को कहकर गए हैं कि वो बिला वजह ज़्यूस को गुस्सा ना दिलाए और वो सब प्रोमेथियस की सिफारिश करेंगे। मगर जो प्रोमेथियस है वो उनसे कहता है कि ज़्यूस से कुछ भी जो है वो कहना यूज़लेस और डेंजरस हो सकता है, इसलिए वो खुद को जो है इस सब में इन्वॉल्व जो है वो ना करे। ये किन को कह रहा है प्रोमेथियस? वो ओशनर्स लोगों को कह रहा है कि तुम लोग रहने देना, सिफारिश ना करना, क्योंकि इसलिए ये तुम्हारे लिए भी ये डेंजरस हो सकता है। ओशनस इसके साथ जो है वो सिंपथी और पिटी का इजहार करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कोरस प्रोमेथियस के गम में तमाम पुरानी जो है वो यादों को और पुरानी दुनिया के गीत को गाते हैं और प्रोमेथियस ने जो कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए किया वो सब कुछ समराइज़ कर देता है। उसने इंसानों को जो है वो एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सेलिंग के अलावा बहुत सी आर्ट सिखाए थे। उसके अलावा मेडिसिन का इल्म भी दिया। उसका ये कहना था कि तमाम ह्यूमन आर्ट्स उसकी तरफ से आए हैं। उसके बाद आयो की एंट्री होती है। उसने कौ जो है वो हॉर्न पहन रखे थे। उसे ज़्यूस ने ये सज़ा दी थी। उसके सवाल पूछने पर प्रोमेथियस ने उसे सब कुछ बताया। आयो ने उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछा। उसने प्रोमेथियस को बताया कि किस तरह ज़्यूस ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके फादर को इंसिस्ट किया कि उसे घर से निकाल दें। प्रोमेथियस ने उसके फ्यूचर के बारे में बताया कि वो यूरोप यानी एशिया और अफ्रीका के इलाकों में भटकती रहेगी, जहाँ उसे ख़तरनाक लोगों और मॉन्स्टर से बचकर रहना होगा।
उसके बाद प्रोमेथियस ने रिवील किया कि ज़ोइस जिसने आयो को उसकी सफरिंग में मुब्तला कर दिया है, एक दिन वो किसी औरत से मिलेगा जिससे होने वाला बेटा ही उसे तबाही की तरफ ले जाएगा, और सिर्फ मैं ही यानी प्रोमेथियस ही उसका मदद कर सकता है या मदद करेगा। उसके बाद वो आयो की सफरिंग जर्नी के बारे में रिवील करता है कि ज़ोइस खुद अपने हाथों से उसकी क्योर करेगा। प्रोमेथियस आयो के जो हैं वो डिसेंडेंट्स के बारे में बताता है कि वो आर्गोस सिटी के किंग जो है वो बनेंगे। उसके बाद आयो वहाँ से चली जाती है। आयो की जो है वो बेबसी देखकर प्रोमेथियस चिल्ला उठता है कि ज़ेउस का अपना बेटा उसे बर्बाद करेगा। उसके बाद ज़ेउस का एक और मैसेंजर हारमन्स जो है वो आता है, उसकी एंट्री होती है, जो उससे ज़ेउस के होने वाले बेटे की माँ के बारे में पूछता है। प्रोमेथियस उसका मजाक उड़ाता है और बताने से मना कर देता है। जो हरमन्स है उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो नहायत ही डिसोबीडियंट, स्टबबॉर्न और मैड है। प्रोमेथियस उसे हर एक वर्ड के बदले में उसकी इंसल्ट करता है। हरमन्स उसे वार्न करता है कि उसने अगर ना बताया तो एक स्टॉर्म उसकी तरफ भेजा जाएगा, फिर उसे एक ख़तरनाक ईगल के आगे डाल दिया जाएगा जो कि रोज़ाना उसका लीवर खाने के लिए आया करेगा, और ये सज़ा उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई और खुदा उसकी जगह मौत को कबूल न कर ले। कोरस उसे एडवाइस करते हैं कि वो झुक जाए, मगर प्रोमेथियस किसी किस्म का कोई खौफ जाहिर नहीं करता। हर्मस वहाँ मौजूद ओशनस से कहता है कि वो वहाँ से चले जाएं, मगर उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और कहा कि दोस्त को धोखा देने से बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता और वो लोग प्रोमेथियस के साथ ही रहेंगे। उसके साथ ही ज़मीन जो है वो ज़ोरों शोर से हिलने लगती है और उनके इर्द गिर्द एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। इस दौरान प्रोमेथियस तमाम यूनिवर्स के एलिमेंट्स को पुकारता है ताकि वो उसकी परेशानियों और सफरिंग के विटनेस बन सके। तो इसके साथ ही ये हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है, और ये उसकी समरी थी जिसके अंदर हमने देखा कि ये प्ले किस तरह जो है वो मूव ऑन करता है, कौन कौन से करैक्टर हैं, उसकी किस तरह एंट्री है और वो किस तरह जो है वो अपने एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम इस प्ले का एनालिसिस देखते हैं। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें इस प्ले की, तो ये एक एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजिकल प्ले है जो कि ओलंपियस और प्री ओलंपियस गॉड्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को बयान करता है। प्रोमेथियस एक प्री ओलंपियन देवता था और गॉड ऑफ इंटेलेक्ट के तौर पर जाना जाता था। आर्ट्स और क्राफ्ट भी इसी के टायरेंट के जाने माने यानी काम हैं। ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के अलावा एक स्टब बॉर्न गॉड है जो किसी सूरत में अपनी जो है वो हार, अपनी जो डिफ़ीट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इसका मुकाबला ज़ेउस, जिसे गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, उससे होता है, जो कि नहायत ताकतवर और फोर्सफुल गॉड है। इसके बहुत से सर्वेंट्स भी हैं जो उसके हुक्म की तमील करते हैं। उसमें से हेफेस्टियस, जिसे गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ, मेटल वर्क और कारपेंट्री का माहिर समझा जाता है। उसके ज़िम्मे ये काम था कि वो प्रोमेथियस को ना खुलने वाली लोहे की बेड़ियों के साथ बांध दे ताकि वो आज़ाद ना हो सके। उसके अलावा प्रोमेथियस इस प्ले की स्टोरी में फोरसाइट यानी प्रेडिक्शन वगैरह करने का माहिर है, जो कि इसके प्ले का एक अहम पार्ट है। ये ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक फोरकास्टिंग करता है और उसने टाइटन्स की बैटल में सबको अपनी हेल्प के लिए ऑफ़र किया, जिसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सभी गॉड्स और गॉडेस अपनी अपनी जगह स्टबबॉर्न और सेल्फिश थे। प्रोमेथियस पहला ग्रीक गॉड था जिसे ह्यूमन की तरह क्ले से बनाया गया और इसे सिर्फ इसलिए बाउंड किया गया क्योंकि उसने ग्रेट ग्रीक गॉड ज़ेउस को डिफीट किया, यानी उससे वो आग लेके ह्यूमैनिटी को दे दी, जो कि ज़ेउस की अना के ख़िलाफ़ था। इस प्ले में एक गॉड की हेल्पलेसनेस को भी बयान किया गया है कि किस तरह दूसरे गॉड इस पर जुल्म करते हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी एबिलिटीज़ को लेकर बहुत एरोगेंट थे। ये दो मॉन्स्टर्स डाइटीज़, जिनका नाम पावर एंड फोर्स यानी बिया एंड क्रेटस था, उनके हाथों पकड़ा जाता है। ये ना सिर्फ फिज़िकली बाउंड होता है बल्कि इसे मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है और उसने साइलेंट रहने का फ़ैसला कर लिया था। एस्केलस ने सिंबल और मेटाफर को मैग्निफिसेंटली इस्तेमाल किया है, हर एक कैरेक्टर को एक अलग सिंबल और पर्सोनिफिकेशन के साथ क्रिएट किया है, जिसकी वजह से उसे याद रखना और समझना बहुत ही आसान हो गया है। चूँकि इस प्ले में प्रोमेथियस एक तरह से रीज़न या विजडम को प्रेजेंट कर रहा है और ज़ेउस पावर को, तो कहा जा सकता है कि ये लड़ाई पावर वर्सेस रीज़न की है। अगर इस स्टोरी को एक दूसरे लेवल पर एनालाइज किया जाए तो इससे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी निकलते हैं। प्रोमेथियस एक वाहिद फ़र्द है जो कि ह्यूमन राइट को डिफेंड कर रहा है। टायरनी, देवता वगैरह तो सिर्फ एक
की थीम हैं जो कि ग्रीक मिथ में यूज़ होते हैं। बेसिकली स्टोरी में सोसाइटी में होने वाले इनजस्टिस, कस्टम्स, लॉस को इग्नोर करने की पॉलिटिकल प्रॉब्लम को विजुलाइज किया गया है। यही सूरत में है कि अगर इस प्ले को आज के दौर से कंपेयर किया जाए तो जिसमें ज़ूस लॉ वगैरह तोड़ने वाला एक सिस्टम है और प्रोमीथियस जो है वो एक विक्टिम है और बाकी सब सर्वेंट सिस्टम में काम करने वाले रिश्वत और पैसों के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। तो ये एक इसका एनालिसिस था कि किस तरह जो है वो इस प्ले के अंदर प्रोमीथियस को प्रेजेंट किया गया है। और आल्दो प्रोमीथियस भी एरोगेंट था, स्टबबॉर्न था, प्राइड वाला पर्सन था, बट वो एक उसको गुड पर्सन इसलिए देवता गुड गॉड इसलिए कहा जाता है, गुड पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया था, ह्यूमन काइंड को सर्व किया था। और जोइस जो है वो क्या था, लॉ तोड़ने वाला, क्योंकि उसके अपने लॉज थे, वो एक लॉ तोड़ने वाला सिस्टम था और उसके जो सर्वेंट थे वो चाहते थे कि उसको बिला झिझक जो है वो उसके लॉ को एक्सेप्ट किया जाए, उसके सामने सर झुका दिया जाए, उसके सामने बोला ना जाए। तो वो वाले लोग जो थे वो अब आज के दौर में हम अगर उसको कंपेयर करें तो आज के दौर में जिस तरह लोग बस चुपचाप जो हैं वो पैसे वगैरह लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, तो ये उस सिस्टम के जो लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे हैं और प्रोमीथियस जो है वो इसका विक्टिम था। तो ये इसका एनालिसिस था। अगर थीम्स की बात करें इस प्ले के अंदर जो थीम यूज़ हुए हैं तो टायरनी एंड फ्रेंडशिप। इस प्ले में एक ख़तरनाक टायरेंट के तौर पर नज़र आता है जो कि जो किसी को भी ऑनर नहीं करता और अपनी पावर की वजह से हर जगह अपने रूल्स चलाता है और ना ही उसे फ्रेंडशिप, लव, सिंपथी जैसे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना आता है। ज़ूस ने प्रोमीथियस को ना चाहते हुए भी पनिश किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर भी बाकी रहे जो ये कहे कि ज़ूस को जो है वो हरा दिया गया है और ये पनिशमेंट एक फ्रेंड के तौर पर इम्पोज की गई, इसलिए ये ज़्यादा हार्श लगी। एस्क्लस ने शुरुआत में फ्रेंडशिप को ही प्ले में बयान किया था। ज़ूस ने हेफेस्टियस को प्रोमीथियस के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड की वजह से ही मुश्किल में डाल दिया और दूसरी तरफ कोरस जो कि सारे प्ले में ज़ूस के जो है वो ओबीडियंट बने रहे, एंड पर वो भी प्रोमीथियस के साथ फ्रेंडशिप का इजहार करने लगे और प्रोमीथियस की पनिशमेंट भी इसलिए ज़्यादा हार्श हुई क्योंकि उसने इंसानों के साथ अपने फ्रेंडशिप और मोहब्बत का इजहार कर दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम इसमें हमें नज़र आता है वो विजडम एंड फोर्स का है। वो कैसे, प्रोमीथियस और ज़ूस दोनों विजडम और फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोमीथियस ज़ूस की टाइटन के साथ होने वाली जंग में अपनी जो है वो गोयल के साथ मदद करता है और वही अकल और विजडम जब उसने इंसानों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू की तो ज़ूस ये बर्दाश्त ना कर सका और कि कोई उसकी पावर को किस तरह चैलेंज कर सकता है। तभी उसने प्रोमीथियस को सजा देने के बारे में सोचा और ये कन्फ्लिक्ट सारे प्ले में कायम रहता है। सभी उसके साथ सिंपथी का इज़हार करते हैं और प्रोमीथियस सबको क्लियरली ये बताता है कि उसकी विजडम के बगैर ज़ूस की पावर किसी काम की नहीं है। एस्क्लेस इस प्ले के ज़रिए अपने रीडर्स को ये बताना चाहता था कि ये थॉट और फोर्स दोनों एक साथ मिलकर काम करना होता है इन दोनों ने, और दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं हैं। अगर दोनों साथ हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। कौन, पावर एंड थॉट की वो बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल और आपकी विजडम की। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो एक्सेस का है। इस प्ले में ज़ूस और प्रोमीथियस दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्टबबॉर्ननेस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रहे। प्रोमीथियस किसी सूरत ज़ूस को ओबे करने के लिए तैयार नहीं होता और ज़ूस भी किसी सूरत में सज़ा को कम या ख़त्म नहीं करता। इवन के लव में भी उससे ज़्यादती की वजह से उसने आयो की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रीक मॉरल सीन है। कायनात में सरवाइव करने और हेल्दी फंक्शनिंग के लिए अपोजिंग एलिमेंट की जो है वो कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कन्फ्लिक्ट्स इससे कुछ अच्छे नतीजे नहीं निकलते। प्राइड की एक्सेसिवनेस को हर जगह पर कंडेम किया जाता है। प्रोमीथियस सबसे पहला जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रेबल बनकर सामने आता है। उसके एक्सेस को एक हेरोइक फ्यूचर के तौर पर पेंट किया गया है। तो ये ओवरऑल जो मेन थीम थे हमें इस पे जो है वो प्ले के अंदर नज़र आते हैं। अगर हम सिंबल एंड मोटिव की बात करें इस प्ले के अंदर तो फायर एक ऑब्वियस ट्रांसपेरेंट सिंबल है। ये एक अहम जो है वो स्टैचू ऑफ सिंबल है। जिस टाइम प्रोमीथियस बाउंड लिखा गया उस वक़्त प्रोमीथियस को आग जलाने वाली मिथ और उसकी सज़ा के बारे में सब जो है वो उसको मालूम था कि उसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। प्रोमीथियस को ये सब कुछ मालूम था। ये नोट किया जा सकता है कि उसी आग चुराने की वजह से प्रोमीथियस को सज़ा दी गई।
इवन के इंसानों को देने वाले गिफ्ट्स की एक लंबी लिस्ट थी जो कि प्रोमीथियस की वजह से जानी जाती है, मगर फायर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। टाइम टाइम को प्ले में थ्रो जो है वो ज़ाहिर किया गया है, जिसे यूनिवर्स से रिलेटेड एक मोटिव के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। इस प्ले में गॉड्स के दरमियान जो है वो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को बयान किया गया है। इसके अलावा प्रोमीथियस एक जो है वो सर्टेन इख्तलाफ यानी साइलेंस और स्पीकिंग के दरमियान शो करवाता है और एक प्रॉपर टाइम आने पर ही अपनी प्रोफेसी को जाहिर करता है। ज़ूस के साथ क्या होने वाला है और अब फिर इस प्ले में क्या होगा, ये सब कुछ वो एक प्रॉपर टाइम आने पे सब बताता है। प्ले में इस डिले के इम्पोर्टेंस को भी जाहिर किया गया है और जो है वो पॉजेज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि वक़्त की अहमियत को समझा जा सके। प्रोमीथियस अपने एक्शन के साथ आयो और दूसरे कोरस मेंबरान को ये बताने की कोशिश करता है कि रिकन्सिलेशन का राइट टाइम और रॉन्ग टाइम होता है। फाइनली टाइम का फेट के साथ बहुत गहरा तल्लक होता है और टाइम और किस्मत दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह वो जो बाकी करेक्टर्स को टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है, वो जो है वो पॉजेज़ लेता है और पॉजेज़ का भी बताता है कि टाइम किस तरह जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही ये जो प्ले है हमारा आज का प्ले ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में कि आपको समझ आई होगी और ये प्ले आपके लिए क्लियर हो गया होगा और अब इसमें कोई भी आपको मसला नहीं होगा। फिर अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस प्ले के बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसका आपको आंसर किया जाएगा।